Students, we are going to discuss about our first topic of geography in class 8, its resources, importance and uses. इस चैप्टर में हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे डिस्कस करने के लिए वो रहेंगे इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कितने टाइप्स में डिवाइड हैं, अंडरस्टैंडिंग द वेरियस रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको हम कंजर्व करके उनको बचाकर हम कैसे रख सकते हैं, यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसका यूज क्या है, एंड लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज ए रिसोर्स, रिसोर्स क्या होता है। The substances provided by the nature which satisfy our basic need and are used by us in the various form are known as a resource. ऐसे सब्सटेंसेज जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसोर्स। इस तरीके से द बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज एयर, वाटर, मिनरल्स एंड द सॉइल एटसेट्रा are important for the human and they have utilized them in the best possible manner. अब अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे अभी हमें प्यास लगी है तो हमारी प्यास को जो पूरा करता है वो है वाटर, तो वाटर हमारे लिए हो गया रिसोर्स, बिकॉज वो हमारी जो एक नीड थी, हमारी जो प्यास की जो नीड थी एक, उसको वो पूरा कर रहा है। इसी तरह से बाकी जो भी हमारे बेसिक जो रिसोर्सेज है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, मिनरल्स हो, सॉइल हो, ये हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसके साथ ही हम जो है लगातार इनका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इनको यूटिलाइज करते आ रहे हैं, उनको उपयोग में लेते आ रहे हैं। इन यूजिंग दिस रिसोर्सेज देयर वॉज ए लॉट ऑफ वेस्टेज टू, जब हम इनको यूज में लेते हैं तो इनका वेस्टेज भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से वेस्टेज जब होता है, बट विद द टाइम द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी डेवलप, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हो रही है, मॉडर्न एंड द इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो आ रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तो वैसे वैसे जो हम ये वेस्टेज कर रहे थे वो थोड़ी मिनिमाइज होने लगी, मतलब कि वो कम होने लगी। उसके साथ nature has the plentiful reserve, but it is the skill of human being which can further lead to the development and the economical utilization of these resources. जो हमारा जो नेचर है उसमें बहुत सारे जो रिजर्व्स हैं, मतलब कि उसमें बहुत ही भरपूर मात्रा के अंदर जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है, बट ये हम ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके अंदर जो अपनी स्किल लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, उसके साथ जो है उसको हम डेवलप करते हैं। तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज को हम कैसे यूज़ में ले रहे हैं, कैसे अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर उस चीज़ को अच्छे तरीके से उसको और भी और बेहतर तरीके से उसको यूज़ में ले सकते हैं। Early humans started using the resources in the order to satisfy their need and make their life comfortable. तो अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था जो रिसोर्सेज है उसको जो है उनको नीड के रूप में उसको पूरा करना, मतलब जो उनकी जो बेसिक जो नीड्स थी उसको उन्होंने बेसिक नीड्स को पूरा करने की उन्होंने कोशिश की और सिर्फ अपनी लाइफ कंफर्टेबल बनाने के उन्होंने उसको शुरू किया। फिर धीरे धीरे जैसे उनकी जो है थिंकिंग जो है चेंज होने लगी, दे स्टार्टेड यूजिंग ट्रीज फॉर द वुड, तो उन्होंने जो है वुड जो है लकड़ी जो है उसको उन्होंने यूज़ में लेना शुरू किया। सोइल जो है उसको उन्होंने यूज़ में लेना शुरू किया, जो ग्रोइंग प्लांट्स है वो लगाने शुरू किए उसमें सोइल में फूड के लिए, जैसे कि उन्होंने पौधे लगाना शुरू किया उसमें। एंड दे स्टार्टेड द एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स, जो मिनरल्स है उसको उन्होंने एक्सट्रैक्ट करने निकालने उन्होंने शुरू किए। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज दे मेड द मशीन एंड दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड, अभी कुछ लास्ट सेंचुरीज के अंदर जो है उन्होंने मशीन डेवलप की, उन्होंने मशीन बनाने शुरू की और उसके बाद उन्होंने जो है गुड्स जो है उसको मैन्युफैक्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया बाय द मशीन्स। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम द नेचर, अब जो है वो जो पहले जो है वो बेसिक सिर्फ अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो क्या उन्होंने जो है वेल्थ के लिए, मतलब उस नेचर से जो रिसोर्स जो हमारे पास अवेलेबल थे उससे उन्होंने पैसे बनाने शुरू कर दिए।
Hence, we can conclude that anything that is used to satisfy a human need is a resource. इस मैनर में हम कह सकते हैं कि जो कुछ भी हमारी जो ह्यूमन नीड है उसको सेटिस्फाई करता है, हमारी ह्यूमन नीड को पूरा करता है, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, वो एक रिसोर्स होता है। अभी अगर हम उसको कुछ एग्जांपल्स लें रिसोर्सेज के, जैसे वाटर which not only satisfy our basic need but also provides electricity। जो वाटर है वो हमारे सिर्फ बेसिक नीड को पूरा नहीं कर रहा है, जो हमें पीने के लिए पानी चाहिए सिर्फ उसको पूरा नहीं कर रहा है, उसके अलावा उससे हम क्या बना रहे हैं, उससे हम बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो हम उसे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो विच इज़ नॉट ओनली सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड बट ऑल्सो प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। जो फॉलिंग वाटर है उससे जो है हम जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमने उसको जनरेट करनी शुरू कर दी। विंड इज ऑल्सो यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स। जो विंड मिल्स हैं, ठीक है, और जो विंड है उससे हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू कर दी विंड मिल्स के थ्रू। जो पहले जो हमें पता नहीं था कि विंड से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, धीरे धीरे जैसे हमारे पास जो स्किल हमारे पास आई, टेक्नोलॉजी हमारे पास आई, जो हमारे जो ह्यूमंस के जो आइडियाज़ थे उसके थ्रू उन्होंने विंड से इलेक्ट्रिसिटी बनानी, जनरेट करनी उन्होंने शुरू कर दी विंड मिल्स के थ्रू। इसी तरह से द नीड एंड द ग्रीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड सो इज द नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब हमारी जो नीड थी, हमारी जो नीड के अलावा जो हमारी जो नीड्स थी वो तो पूरा हो रही थी, बट जो ह्यूमंस में एक आदत होती है, जो उसकी ग्रीड होती है, जो उसका लालच होता है, वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है। तो हम जो है अपनी नीड पर नहीं रुके, हमने जो है नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, बहुत ही लार्ज पैमाने पर हमने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उसका एक्सप्लॉइटेशन शुरू कर दिया। इस तरह से द नॉलेज एंड द क्रिएटिविटी ऑफ द ह्यूमन इज द बाउंडलेस बट द डेंजर ऑफ द ग्रीड इज डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अब आप जानते हो जो हम ह्यूमंस के अंदर जो नॉलेज होती है, ठीक है, उसकी जो क्रिएटिविटी करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है वो बहुत बाउंडलेस है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं तक भी सोच सकता है। तो ये जो है ये एनवायरनमेंट के लिए एक डैमेजिंग चीज़ हो गई, एक डेंजर चीज़ हो गई, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। अगर हम एक कुछ जो हम अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं और अपना जो एनवायरनमेंट है उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएं तो वो ठीक है, बट अगर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाकर हम अपनी जो ग्रीड है उसको पूरा करेंगे तो हमारा जो एनवायरनमेंट है पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए जो है हमें ये ज़रूरी है कि हमें जो अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। द बैलेंस ऑफ द नेचर इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है जब वो डिस्टर्ब हो रहा है तो ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है ऐसी चीज़ें करने से बचें जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। लेकिन उससे ज़रूरी है कि जो हमारे जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, उनको हम प्रिजर्व करके रखें, उनको बचा कर रखें, ताकि जो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो भी उनको देख सके और हमारी जो नीड्स है वो भी पूरा होती रहे। अब ये जो रिसोर्स है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स किसको बोलते हैं। जो हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, जो हमारी मूलभूत जो आवश्यकता या नीड्स है उसको, बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिसोर्स। हमारी वो कोई भी जो नीड्स हो सकती हैं जिनको वो पूरी करे, हमारी आवश्यकता को पूरी करने वाले जो रिसोर्स है उनको ही हम सब्सटेंसेस को हम रिसोर्स बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एक टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ रिसोर्स। वैल्यू मीन्स एक जो ऑब्जेक्ट है, एक जो रिसोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है। ठीक है, वैल्यू मीन्स उसकी जो कीमत होती है, उसका जो मूल्य होता है। ठीक है, तो उसकी जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो वर्थ होती है, ठीक है, उसी को हम वैल्यू कहते हैं। मतलब आप उसको वर्थ बोल दो, उसको वैल्यू बोल दो, या फिर उसका इंपॉर्टेंस बोल दो। जो रिसोर्सेज जो होते हैं उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है उसी को हम बोलते हैं उसकी वैल्यू। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वारी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो रिसोर्सेज है उनका जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वो चेंज होती रहती है। द काइंड ऑफ द वैल्यू में डिफर फ्रॉम वन resource to another. One resource might have economic value whereas the other one may have the aesthetic or the natural value. अब कोई एक रिसोर्स है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, जैसे मेटल्स वगैरह जो है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी जो है इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। बट जो फ्रूट्स वगैरह हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू ना होकर उनकी जो है न्यूट्रिशन वैल्यू हो सकती है। तो एक जो रिसोर्स है
जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। किसी की हो सकती है वैल्यू इकोनॉमिक और किसी की एस्थेटिक बोल दो या फिर आप बोल दो नेचुरल वैल्यू। जैसे वाटरफॉल की जो वैल्यू है वो है एस्थेटिक, जो वाटरफॉल है उसकी जो वैल्यू है वो एस्थेटिक। बट जैसे ही हम उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, बिजली बनाना उससे शुरू करेंगे, उसकी जो वैल्यू है वो बन जाएगी इकोनॉमिक वैल्यू। देर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद द टाइम। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो पहले जो थे वो इकोनॉमिकली इतने वैल्यूबल नहीं थे, बट जैसे जैसे जो है टाइम निकलता गया वैसे वैसे उनकी जो वैल्यू है वो इकोनॉमिकली वो इंक्रीज होने लगी। The two main factors that can change any substance into a resource, time and the technology। अब जो दो मेन फैक्टर्स है जो एक रिसोर्स जो है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको उसकी जो कीमत है उसको बढ़ा सकते हैं, वो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम तो आप जानते हो सब, टाइम मीन्स की वक्त। जैसे जैसे टाइम जो है निकलता जाता है उसकी जो वैल्यू हो बढ़ती जाती है। बस हमारे पास जो है उस रिसोर्स को जो है डेवलप करने के लिए उसकी एक टेक्नोलॉजी होनी जरूरी है। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू नीड ऑफ द पीपल हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब दोनों ही चीज़ें जो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये एक रिसोर्स के लिए बहुत ही वैल्यूबल होते हैं। पहले के जैसे कोई रिसोर्स है पहले के टाइम में इतना वैल्यूबल नहीं था, बस जब उसमें जो टेक्नोलॉजी हमने उसमें लगा दी तो धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी लगाने के बाद वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हो गई। Their ideas, knowledge, discoveries and the innovations led to the creation of the more resources। अब जैसे कि आइडियाज़ है, एक जो ह्यूमन है उसके जो आइडियाज़ है, उसकी जो नॉलेज है, उसने जो डिस्कवरीज किए, इन्वेंशंस किए हैं, तो ये जो है ये बनाते हैं और भी रिसोर्सेज को, ये आगे जो रिसोर्सेज है उसको बनाने के लिए इंक्रीज करते हैं। जो आइडियाज़ है, ह्यूमन बीइंग जो उसको पता वो बाउंडलेस है, तो उसके आइडियाज़ जो है इंक्रीज होते रहते हैं डे बाय डे। तो उसकी जो टेक्नोलॉजी उसमें एक रिसोर्स में जो टेक्नोलॉजी लगाता है उसकी वजह से जो डिस्कवरी है, जो इन्वेंशंस करता है, उसकी वजह से जो रिसोर्सेज है उसका क्रिएशन होता रहता है, मोर क्रिएशंस उसके होते रहते हैं। सिंस अर्ली डेज वन डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ मोर। डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू कुकिंग प्रैक्टिस। जैसे हमने जो है फायर जब इन्वेंट की थी, डिस्कवरी की थी फायर की, तो जो है वो जो कुकिंग जो थी, कुकिंग करने के लिए वो इस्तेमाल की जा रही थी, बट उसके बाद जो है उसको और भी तरीके से यूज में लेना उन्होंने शुरू कर दिया। इन्वेंशन ऑफ व्हील रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे हमने व्हील डेवलप किए, पहिए हमने डेवलप किए, तो अभी जैसे आप देख रहे हो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये रिजल्ट है। जैसे कि अभी हमने व्हील डेवलप किया था, उसके बाद हमने अभी जो आप देख रहे हो मॉडर्न टाइम में जो ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जो है उसमें टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों ही लगाकर आज के टाइम पे आप जिसको देख रहे हो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स आर द ह्यूमन बीइंग who have ideas, knowledge and the skill which has led to the various discoveries and the inventions। अब इन सब से ऊपर जो एक रिसोर्स है वो ह्यूमन बीइंग खुद है। जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद है, मतलब इंसान जो है एक खुद एक रिसोर्स है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं, नॉलेज रहती है, उसके अंदर स्किल रहती है, उसके थ्रू वो डिस्कवरीज करता है, इन्वेंशंस करता है, खोज करता है, जिसके थ्रू वो नए नए आइडियाज़ टेक्नोलॉजी लाकर एक नई जो चीज़ है, वो नया एक रिसोर्स है वो उसको डेवलप करता है। तो इस तरह से जो ह्यूमन है वो खुद एक रिसोर्स जो है रिसोर्स उस रिसोर्स के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। अभी जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्सेज है वो कितने टाइप्स के होते हैं, देखो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है वो 3 टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज नेचुरल, द सेकंड इज ह्यूमन मेड एंड द थर्ड इज ह्यूमन। द फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर are valuable and they fulfill our needs in one way or the other, such as land, air and water are called the natural resources। जो कुछ भी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से हमें मिलते हैं, हम उनसे जो ऑब्टेन करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल होते हैं, हमारी नीड्स जो है हमारी आवश्यकता को फुलफिल करते हैं, ठीक है। जैसे लैंड है हमें जो हमारी नीड को पूरा करती है, एयर है हमें ब्रीथ करने के लिए चाहिए, वाटर है
वो भी हमारी बेसिक नीड है। तो ऐसे जो है नेचुरल जो रिसोर्सेज है जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमारे लिए वैल्यूएबल भी है और हमारी आवश्यकता को पूरा भी करते हैं, तो ये इनको बोलेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें एयर की जरूरत होती है। द सोइल वेयर वी ग्रो प्लांट्स, जो सोइल है जहाँ पर हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए वैल्यूबल है। द वाटर विच वी हैव इन आवर लेक्स, पॉन्ड्स, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज आर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज, जो वाटर है जैसे कि लेक्स वगैरह में, पॉन्ड्स, ओशंस वगैरह में, तो ये भी जो है हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज है। इसी तरह से नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसको भी 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रखा है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है रिसोर्सेज का वो कैसे हुआ है, उनको भी 2 टाइप्स में इसको डिवाइड कर रखा है, एक्चुअल रिसोर्स एंड दी पोटेंशियल रिसोर्स। सेकेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, इनका जो ओरिजिन है, इनका जो ओरिजिन है, उद्भव इनका कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक ये शामिल होंगे। थर्ड जो इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, इसमें भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रिन्यूएबल एंड दी नॉन रिन्यूएबल। फोर्थ इसमें जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लोकलाइज्ड एंड दी उबिक्यूट्स। तो इस तरह से हम जो है इनका जो टाइप्स है उसको इसको पढ़ते हैं अभी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है रिसोर्सेज का वो कैसे हुआ, देखो, एक्चुअल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन आर द एक्चुअल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है कि वो कितनी मात्रा में मौजूद है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है, उनको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। दे आर बीइंग एक्चुअली यूज्ड इन द प्रेजेंट टाइम, अभी प्रेजेंट टाइम में जिनको हम यूज में ले रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जिनकी जिनकी क्वांटिटी है वो हमें पता है, और जिनको जो है हम प्रेजेंट टाइम में यूज में ले रहे हैं उनको हम बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के अंदर जो पेट्रोलियम जो भरा हुआ है हमें पता है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो कितनी मात्रा में जो है वो मौजूद है। इस तरह से ये जो रिसोर्स है ये हुआ ये आएगा एक्चुअल रिसोर्स में, क्योंकि इसको हम प्रेजेंट टाइम में इसको यूज में ले रहे हैं और साथ साथ हमें इसकी क्वांटिटी भी पता है कि ये कितनी क्वांटिटी में भी मौजूद है। सेकंड जो हमारा जो एग्जांपल है वो है रिच डिपॉजिट्स ऑफ द कोल इन द रूर रीजन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के अंदर जो रूर रीजन है वहां पर जो कोल के जो रिच डिपॉजिट्स है हमें वो भी पता है कि वो कितनी मात्रा में अवेलेबल है, उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है। तो इस तरह से उनको हम प्रेजेंट टाइम में उसको यूज में भी ले रहे हैं, उसके साथ साथ हमें उनकी जो क्वांटिटी है वो भी पता है। डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर जो डार्क सॉइल है, ठीक है, जो काली मिट्टी है डेक्कन प्लेट्यू में, ये भी हमें पता है कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी मात्रा में अभी हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम यूज में ले रहे हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होंगे जिनकी क्वांटिटी हमें पता होगी कितनी मात्रा में मौजूद है, वो हमें पता होगा, और प्रेजेंट टाइम में जिनको हम यूज में ले रहे हैं उनको बोलेंगे हम एक्चुअल रिसोर्सेज। सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज whose quantity is not known and which are not being used at the present are known as the potential resources। ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता नहीं है कि वो कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी के अंदर अभी अवेलेबल है, उनकी जो मात्रा है वो कितनी है, और उनको प्रेजेंट टाइम में हम यूज में नहीं ले रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। दे माइट नॉट बी यूज एट द प्रेजेंट बट कैन बी यूज इन द फ्यूचर, अभी हम उनको यूज में नहीं ले रहे हैं, बट जैसे ही हमारे पास उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास अवेलेबल होगी, हमारे पास जैसे ही वो धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, वैसे ही हम जो है ये जो पोटेंशियल रिसोर्सेज है उनको यूज में लेना शुरू कर देंगे इन फ्यूचर। तो जैसे ही हम उनको फ्यूचर में यूज में लेना शुरू कर देंगे वो बन जाएंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। एट प्रेजेंट द टेक्नोलॉजी may not be in at present the technology may not be that advanced, but gradually with the time those resources can be developed and they utilized and can be turned into a actual resources। अभी हमारे पास इनकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम के साथ ये टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप होगी, वैसे वैसे हम उनको जो है डेवलप करेंगे, उनका जो यूटिलाइजेशन करेंगे, तो वो जो है एक्चुअल रिसोर्स में वो टर्न हो जाएंगे, वो एक्चुअल रिसोर्स में बदल जाएंगे।
अब इसका जो एग्जांपल लेते हैं वो देखो, द रिजर्व ऑफ द यूरेनियम फाउंड इन द लद्दाख कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। लद्दाख के अंदर जो यूरेनियम जो हमें मिला है, जो यूरेनियम के जो रिजर्व हमें मिले हैं, उनको हमें अभी प्रेजेंट टाइम में उसको यूज़ में नहीं ले रहे हैं, बट जैसे ही इन फ्यूचर हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी वैसे ही हम उसको यूज़ में लेना शुरू करेंगे। तो ये जो यूरेनियम के जो हमें जो रिजर्व मिले हैं लद्दाख के अंदर, वो अभी पोटेंशियल रिसोर्सेज में है, पर जैसे ही इनकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी हम इनको फ्यूचर के अंदर यूज़ में लेंगे, वो बन जाएंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। In early times, high-speed windmills were a good potential source of renewable energy and has now become an actual resource. पहले के टाइम में हमें पता नहीं था कि जो हाई स्पीड जो विंडमिल्स है, हमें इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, तो ये उस टाइम पर थे, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज में आ रहे थे। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे हमारे पास इनकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई, ये जो है विंड मिल जो एनर्जी है, जो विंड मिल जो एनर्जी हमें है, तो ये जो चीज़ है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है एक्चुअल रिसोर्सेज में वो टर्न हो गई। तो अब ये जो है विंड मिल पहले जो पोटेंशियल थी वो बन गई अभी एक्चुअल रिसोर्स, क्योंकि हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और हम जो है विंड पावर जो है उससे जो है हम विंड मिल के थ्रू एनर्जी बनाना, हमने वो इलेक्ट्रिसिटी बनाना हमने उसको शुरू कर लिया है। तो अभी ये बन गए हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज। Wind farms have developed in the Netherlands. In India, they are set up in the Nagarcoil and Tamil Nadu and on the Gujarat coast. देखो जो विंड फार्म्स हैं वो कहाँ पर बने हुए हैं, वो नीदरलैंड्स में बने हुए हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो है नागरकोइल ये वहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, और जो गुजरात कोस्ट है ये वहाँ पर है। तो इस तरह से जो एक्चुअल रिसोर्स है, जो पोटेंशियल रिसोर्स है, हमने उसके बारे में पढ़ा कि जो दोनों क्या होते हैं। ये तो जो थे वो थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि ये कहाँ से आए हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज द बायोटिक एंड द एबायोटिक रिसोर्सेज। जो इनका जो ओरिजिन है, ठीक है, उसको डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में, बायोटिक एंड एबायोटिक। अब इसको हम पहले इसको बायोटिक रिसोर्सेज को पढ़ते हैं। ऑल द रिसोर्सेज विच आर दी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बायोटिक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मान लो जैसे कि प्लांट्स है लिविंग, जिनमें जान होती है, ठीक है, तो प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो है जिनसे हमें, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनसे हमें रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे ऑल द प्लांट्स जो जिससे हमें मिलता है ऑब्टेन्ड सेरेल्स, फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे फिश वगैरह है, उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी बायोटिक जो है रिसोर्सेज उसके अंदर आएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले जो भी हमें जो है चीज़ें हैं वो सारी आएंगी इसमें बायोटिक रिसोर्स में। लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, लिविंग भी आएंगे प्लांट्स एंड द एनिमल्स, ह्यूमन, ठीक है, तो इनसे हमें जो भी चीज़ें मिलेंगी वो आएंगी सारी बायोटिक रिसोर्सेज में। एबायोटिक, all the resources which we get from the non-living beings are termed as the abiotic resources। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनसे हमें मिलती हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम पढ़ रहे हैं इसको। एबायोटिक जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर एबायोटिक मीन्स के जिनके अंदर जो है जान नहीं है, नॉन लिविंग में आते हैं सारे। लैंड, वाटर, एयर, लैंड मासेज, मिनरल्स, रॉक्स एक्सेट्रा। ये जो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं जो जिनके अंदर जान नहीं है, जो नॉन लिविंग में आते हैं, ये होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि हमें नेचर से मिलते हैं, लैंड है, वाटर है, एयर है, मिनरल्स है, रॉक्स है, ये सारे। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटीज इन द नेचर। तो ये इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, मतलब ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो इनको जो बांट रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि मतलब इनका ओरिजिन कहाँ से, उनका उद्भव कहाँ से है, तो उनको बांट रखा है बायोटिक एंड एबायोटिक में। अब हमारा जो थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी, मतलब जिनको हम दोबारा से या तो बना सकते हैं या फिर उनको नहीं बना सकते। तो इस तरह से उनको डिवाइड कर रखा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। There are certain resources
विच कैन बी रिन्यूड और द रिप्लेस्ड क्विकली वेर एज अदर आर नॉट। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जिनको हम जो है रिन्यूड कर सकते हैं क्विकली, वो जो मतलब जो है जल्दी से कुछ ही सालों के अंदर उनको वापस से उसको बना सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है जिनको हम काफ़ी सालों तक उसको नहीं बना पाते। तो ऐसे करके उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हैंस दीज आर द क्लासिफाइड एज द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल। तो इसी चीज को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल किसको बोलते हैं। द रिसोर्सेज which gets renewed or the replaced quickly through the natural process are called the renewable resources। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम क्विकली मतलब जल्दी फटाफट से जिनको वापस से बना सकते हैं, रिन्यूड करते हैं उनको, ठीक है, उनको वापस से बना सकते हैं जल्दी से, उनको बोलेंगे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिनको हम जल्दी से जो नेचुरल जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम उनको जल्दी ही बना लेते हैं और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उनको हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सम ऑफ दिस रिसोर्सेज आर द अनलिमिटेड इन द नेचर एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसमें जो रिसोर्सेज है उनकी जो क्वांटिटी है वो सीमित नहीं होती, वो अनलिमिटेड मात्रा में होते हैं। उनकी जो मात्रा है उनकी जो लिमिटेड है वो अनलिमिटेड है। तो नेचर के अंदर हमें बहुत वो मिल जाएंगे। जैसे वो ह्यूमन एक्टिविटी से भी वो अफेक्टेड नहीं होते। अगर मान लो हम उसका ज़्यादा ही या उसको यूटिलाइज उसको कर रहे हैं, ज़्यादा उसको काम में ले रहे हैं उसको, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उसको बहुत जल्दी से दोबारा बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं सोलर एनर्जी एंड द विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको हम दोबारा से फटाफट बना लेते हैं। सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इनको हम दोबारा से फटाफट क्रिएट कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है जिनका जो है उनकी एक लिमिट है, उनको हम दोबारा से नहीं बना सकते। बट द स्टॉक ऑफ द रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज सच एज सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट कैन बी डिप्लीटेड इफ वी यूज देम केयरलेसली एंड रेकलेसली। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं कि अगर हम उनको यूज में लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा उनको यूज में लेते हैं तो वो जो है वो कुछ ही टाइम बाद जो है वो खत्म हो सकते हैं। तो उनको अगर उनको केयरलेसली उनको उसमें यूज में लेंगे तो वो हमको दोबारा से जल्दी से नहीं बना पाएंगे। जैसे कि सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद तो हैं, ठीक है, इनकी लिमिट नहीं है। बट अगर हम उनको केयरलेसली उसको यूज में लेते जाएंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, उनको जो है ज़्यादा उनको यूज में लेंगे, जितनी हमें नीड है उससे ज़्यादा उसको यूज में लेंगे, तो जल्दी ही ये भी खत्म होने की कगार पे आ जाएंगे। सिमिलरली although water is an unlimited resources, but with the shortage and the drying up of water due to overuse, pollution of water and the misuse of water bodies, it might become a scarce resource in future। आपको पता है जो वाटर है हमारे पास अनलिमिटेड मात्रा में, मतलब अनलिमिटेड जो है वो एक रिसोर्स है। बट अगर जैसे ही वाटर की शॉर्टेज होती है, ठीक है, इसका जो अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल है अगर वो कम होता है, ये ड्राई होता है, तो ऐसे जो है अगर वाटर का ज़्यादा हम ओवर यूज़ करते हैं, उसका लिमिट से ज़्यादा उसका यूज़ में लेते हैं, उसको वाटर को पॉल्यूट करते हैं, उसमें पोल्यूशन उसमें क्रिएट करते हैं वाटर में, उसका जैसे कि मिसयूज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ का, तो ये जो चीज़ है ये हमारे स्केर्सिटी जो है वाटर की, जो पानी की जो समस्या है फ्यूचर में, वो इन फ्यूचर हमारे सामने वो उसको लाकर खड़ी कर देगा। तो ये ज़रूरी है कि भले ही हमारे सामने जो है अनलिमिटेड जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट उनको एक अच्छे तरीके से उनका मिसयूज़ नहीं करना, उनको एक जो है सीमित मात्रा में उसका यूज़ करना, जितनी हमें उसकी नीड है उसको यूज़ करना। क्योंकि जो है हम इनको रिन्यू तो कर सकते हैं, बस इसमें काफ़ी टाइम लगता है इसमें, ठीक है। अभी हमारा जो है रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा से बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, दोबारा से नहीं बना सकते। दीज आर रिसोर्सेज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक एंड वंस दे गेट एक्सॉस्टेड। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड स्टॉक में है, हमारे पास सीमित मात्रा में है, और एक बार अगर वो एक्सॉस्टेड मतलब कि अगर वो खत्म हो गए तो वो हजारों साल बाद, मतलब कि उनको हजारों लाखों साल वापस लगेंगे क्रिएट होने में, दोबारा से बनने में, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, उनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। अगर एक बार वो जो है खत्म हो जाएंगे
तो उनको वापस बनने में जो है 1000 ऑफ ईयर्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उनको। मतलब कि हम उनको अपनी लाइफ टाइम के अंदर जो है दोबारा उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे अगर हम आने सामने उसको हमने ख़त्म किया। दिस रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड विद इन द लाइफ स्पान ऑफ द ह्यूमन बींग। हमारे जैसे वो बन तो जाएगा दोबारा, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है वो दोबारा बन तो जाएंगे, बट वो दोबारा बनने के अंदर जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लेंगे। इतने टाइम के अंदर जो अपनी जो लाइफ स्पान है, मतलब हम अपनी लाइफ में उसको दोबारा बनते नहीं देख पाएंगे। सो वंस एक्सॉस्टेड दे कैन नॉट बी रिन्यूड सून। अगर एक बार वो खत्म हो गए तो वो जल्दी से वापस से क्रिएट नहीं हो सकते और उनको टाइम लगेगा। जैसे इसका एग्जांपल ले, कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये जो है इनके जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। ये दोबारा बन तो जाएंगे अगर एक बार खत्म हुए तो, लेकिन इनको टाइम बहुत लगेगा। तो ये थे हमारे रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, वो किस प्रकार से वो बटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रखे हैं, ठीक है। देर आर सम नेचुरल रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर वाइल सम आर फाउंड इन द पर्टिकुलर एरियाज। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो सब जगह मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, बट कुछ ऐसे लिमिटेड होते हैं कि जिन जो है उनके एक पर्टिकुलर एक एरिया होती है वो उसी जगह पे मिलते हैं। मतलब कि कुछ आपको रिसोर्स है वो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही एक जो है एक ऐसे एरिया के अंदर दिखने को मिलेंगे जो आपको दूसरे एरिया में वो दिखने को नहीं मिलेंगे। तो उनको भी कैटेगराइज कर रखा है, जैसे लोकलाइज्ड एंड यूबिक्यूट्स, ठीक है। अब लोकलाइज किसको बोलते हैं? These resources are found in a specific region such as mineral and the oil। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि स्पेसिफिक इनका रीजन होता है, एक स्पेशल इनकी जगह होती है, ये सिर्फ वहीं मिलते हैं, दूसरी जगह वो देखने को नहीं मिलते। जैसे मिनरल्स हैं, ऑयल्स है, ठीक है। जैसे कि मान लो कहीं पर जो है पेट्रोलियम है वो हर जगह देखने को नहीं मिलता, जो मिनरल्स है वो भी हर जगह देखने को नहीं मिलते। तो ये कुछ स्पेशल ऐसे रीजन होते हैं वो वहीं पर ही मिलते हैं, तो उनको बोला गया है लोकलाइज्ड। देयर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेरियस फिजिकल फैक्टर्स सच एज द क्लाइमेट, टेराइन एंड द एल्टीट्यूड। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कुछ फिजिकल फीचर्स पे, जो फिजिकल जो फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि क्लाइमेट है, टेराइन है, एल्टीट्यूड है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है स्पेशल रीजन के अंदर ही मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड, जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, एक स्पेशल रीजन के अंदर ही मिलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, मिनरल्स सच एज द कोल एंड द आयरन आर फाउंड इन द बिहार एंड ओडिशा। अगर इसका एग्जाम्पल जैसे मिनरल्स हैं, कोल्स हैं, वो सिर्फ हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? बिहार और ओडिशा। ये नहीं है कि पूरे इंडिया में हमें देखने को मिलेंगी, हर जगह ये चीज़ें मिलती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी एक स्पेसिफिक रीजन है, वो ये वहीं पर मिलेंगे, तो इनको बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अभी जो यूबिक्यूट्स जो रिसोर्सेज है उसकी बात करते हैं। दिस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो यूबिक्यूट जो रिसोर्सेज है ये आपको अर्थ पे सब जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज जो आपको अर्थ पे सब जगह देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं हम यूबिक्यूट्स। और ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम सिर्फ एक स्पेशल रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ठीक है। तो यूबिक्यूट्स के जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। एयर आपको अर्थ पे हर जगह देखने को मिलेगी, वाटर ये भी आपको मिलेगा, सनलाइट एक्सेट्रा। तो ऐसे ऐसे जो रिसोर्सेज हैं जो आपको अर्थ के ऊपर हर जगह देखने को मिलेंगे, दे आर यूबिक्यूट्स। और ऐसे रिसोर्सेज जो आपको लिमिटेड जो आपको मिलेंगे, जो स्पेशल रीजन के अंदर मिलेंगे, दे आर लोकलाइज्ड। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा है उसमें है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, अभी हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड मीन्स आप नाम से समझ सकते हो, ह्यूमन मेड मीन्स की जो ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं, अपनी जो स्किल है उसको लगाकर उसने उसको क्रिएट किया है। जैसे द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स हैव बीन चेंज। जैसे मान लो जो पानी है, अगर एग्जांपल जैसे पानी है वो अपनी जो है ओरिजिनल फॉर्म में ही हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो बट उसके अंदर जो हमने क्या लगाया, उसके अंदर जो ह्यूमन जो स्किल है, ठीक है, उसका जो आइडिया है वो लगाकर हमने उनसे क्या क्रिएट किया, वाटर से हमने उसे क्रिएट की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो हमने उसे जनरेट की। तो ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो यूजफुल तभी बनते हैं जब उनके जो ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है, उसको चेंज किया जाए,
तब जाकर वो बनेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो है ह्यूमंस की जो स्किल है, जो उसकी मेहनत है, वो लग जाने के बाद वो बन जाएंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। All the natural resources become a resources when human being change their original form with the help of their skill and the technology। जितने भी सब्सटेंसेज हैं, जो नेचुरल जो सब्सटेंसेज है, उसके अंदर वो जो रिसोर्सेज है, वो उनकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर, जब उनके अंदर जो है ह्यूमन की जो स्किल है और जो टेक्नोलॉजी है, अब जब हम उसको इसमें ओरिजिनल फॉर्म में उसको लगा देंगे, तब जाकर वो बनेगा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, हम जो उसकी ओरिजिनल जो फॉर्म है, मतलब जिस रूप में वो नेचुरल जो चीज़ में जो था, उसके अंदर जो हमने टेक्नोलॉजी उसके अंदर लगाई और उसके अंदर स्किल लगाई, उस वजह से वो बन गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे अभी एग्जांपल लें, आयरन जो लोहा है, आयरन ओर in its natural form was not a resource until and unless men learned to extract iron from it। जैसे आयरन है, आयरन ओर, तो जैसे हम उसको निकालते हैं, तो जैसे आप जैसे हम उसको यूज में ले रहे हैं, अभी जिस फॉर्म में उसको यूज में ले रहे हैं, क्या उस फॉर्म में वो निकलता है? नहीं। जो वो निकलता है आयरन और फॉर्म में, मतलब कि वो जैसे हम उसको निकालते हैं तो उसके अंदर जो है ह्यूमन की जो स्किल है वो लगती है, उसकी मेहनत लगती है, उसका जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो लगती है। उसके बाद वो है जो अभी आप जो उसका रूप देख पा रहे हो, तब जाकर वो कहीं पर आयरन बन पाता है। तो इस तरह से जो नेचुरल जो फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंसेस की, किसी भी एक चीज़ की, उस नेचुरल फॉर्म को जब हमने चेंज कर दिया अपनी स्किल लगाकर, अपनी मेहनत लगाकर, टेक्नोलॉजी लगाकर, उसके बाद जो उसका रूप बनेगा वो बनेगा उसका ह्यूमन मेड। दैट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस टू डू सो इज ए ह्यूमन बाय रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी हमने उस सब्सटेंस में लगाई है, उसको डेवलप किया है हमने अपने तरीके से, तो उसको हम बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पूरा हो गया। अब हमारा नया एक जो है टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द रेलिवेंट रिसोर्सेज इज ए ह्यूमन बींग्स। जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो रिलेवेंट जो रिसोर्स है हमारा, वो खुद ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन बींग खुद एक रिसोर्स है। इट इज द ह्यूमन बींग्स who use their skill, knowledge and the technology and the labor to utilize a resource। जो ह्यूमन बींग्स है उसकी मेहनत होती है, उसकी स्किल होती है, उसकी जो आइडियाज है, नॉलेज है वो होती है, वो जो उसने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, ठीक है, उसका जो लेबर है, उसकी जो मेहनत है वो लगती है उस रिसोर्स के अंदर। तो जो भी चीजें भी जो हमने ह्यूमंस ने क्रिएट की हैं उसके अंदर उसकी स्किल लगी है, उसकी मेहनत लगी है, तब जाकर वो बन पाया है एक रिसोर्स। Therefore, people are human resources। तो ह्यूमन जो है वो खुद एक रिसोर्स के रूप में हमारे सामने जो है अवेलेबल है, क्योंकि उसके जो आइडियाज है, जो उसके जो क्रिएटिंग आइडियाज है, जो उसने जो डेवलपमेंट किया है, वो उसको जो है उस तरीके से, उस मैनर में उसको अलग अलग रूप में हमारे सामने जो डेवलपमेंट हमने जो देखे हैं, डिस्कवरीज देखी है, इन्वेशंस देखे हैं, वो उसकी खुद की मेहनत है। ठीक है, तो द डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन मेनली डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। तो अब जो एक देश है, एक जो कंट्री है, उस नेशन के अंदर जो उसकी जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड्स करती है किसके ऊपर? वो डिपेंड करती है उसके रिसोर्सेज पे। ठीक है, किसी भी जो उसकी जो नेशन की जो इकोनॉमिक जो है उसकी डेवलपमेंट और उसकी जो इकोनॉमिक जो प्रोस्पेरिटी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि उसके सामने जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसके सामने, उस नेशन में जो उसके सामने जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको वो यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, उसको वो जो हमारे सामने जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको वो यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, उसको उपयोग में कैसे ले रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जो है वहाँ पे वो डेवलपमेंट हो पाएगा। It is the education and skill development of human beings that is known as the human resource development। ये जो है ये एक एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है ह्यूमन की, जो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो एक नेचुरल जो रिसोर्स है उसको वो जब जो अपने तरीके से उसकी फॉर्म चेंज करता है, ठीक है, तो उसमें जो उसकी स्किल लगती है, जो उसकी जो उसका जो मेहनत लगती है उसके अंदर, तो तब जाके जो है वो बन पाता है एक ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, तो ये जो उसका जो है वो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसीलिए इसको बताया जाता है कि भाई ये जो उसकी जो एजुकेशन होती है, उसका जो स्किल डेवलपमेंट होता है ह्यूमन का, उसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो उसकी खुद की मेहनत होती है, उसकी टेक्नोलॉजी होती है, वो अपना दिमाग लगाता है किसी चीज में। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिसोर्स कंजर्वेशन।
ठीक है। जैसे हम रिसोर्स हमारे सामने अवेलेबल है, बट हम उसको बचाकर कैसे रख सकते हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द रिसोर्स शुड बी यूज केयरफुली एंड जुडिशली सो दैट दे आर नॉट एग्जॉस्टेड। मीन्स जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, हमें उनको केयरफुली एंड जुडिशली, मतलब कि जो हमें सावधानी से और जितनी हमें ज़रूरत है उसको हम उतना ही यूज़ में लें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जल्दी ही वो क्या कर जाएंगे, वो हमारे जो है अर्थ से वो गायब हो जाएंगे। इफ़ वी आर एक्सप्लॉइटिंग दीज रिसोर्सेज देन वी शुड गिव देम टाइम फॉर रिन्यूएबल। अगर जो है हम इसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो हमें जो है उनको रिन्यूएबल करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए। जैसे कि हम फॉरेस्ट है उसको जो है कट किए जा रहे हैं, वाटर है उसको पोल्यूट किए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं जो हमें जो है थोड़ा सा उसको केयरफुली उसको देखना पड़ेगा, जुडिशली, मतलब कि हमें जितनी ज़रूरत है हम उसको उतना ही यूज़ में लें, ज़्यादा उसको यूज़ में ना लें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पेट्रोलियम is a natural resource which is a fossil fuel made from the dead matters of the plants and the animals which got buried inside the earth's surface for millions of years. जो पेट्रोलियम है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो प्लांट्स एंड जो एनिमल्स है उनके जो डेड जो मैटर्स है उससे बना है, और बहुत ही जो है लाखों सालों पहले जो है वो जो पृथ्वी की जो इसकी जो सरफेस है उसके अंदर चला गया था। तो इस तरह से जो हम ये रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करके कैसे रखना है, इस बारे में भी सोचना ज़रूरी है। तो जो पेट्रोलियम हमने पढ़ा है इसकी कि जो है प्लांट्स और जो एनिमल्स जो हैं उसके डेड मैटर से बनता है, जो बना है, तो जो लाखों सालों के अंदर जो पृथ्वी का जो सरफेस है उसके अंदर वो चला गया। तो ये जो है ये पृथ्वी के अंदर जो उसकी सरफेस है तो उसके अंदर जो हीट है, ठीक है, हीट और जो प्रेशर से जो है ये पेट्रोलियम में चेंज हो गया, ठीक है, ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गया है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स यूज फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द इंडस्ट्रीज। अब ये जो पेट्रोलियम है जो है बात ये बना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो ये अभी अब किस लिए काम में आ रहा है, ये हमारे काम आ रहा है हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए, हमारे इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज विच कैन लीड टू देयर एक्सोशन। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करता है रिसोर्सेज का, तो वो जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा उसका हम यूज़ में लेते हैं, तो हमें ये ज़रूरत है कि उसको कंजर्व करके रखें, क्योंकि आपको पता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उससे जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड भी होता है। ज़्यादा उसका यूज़ में उसको लेते, एक्सेसिव यूज़ करते हैं किसी चीज़ का रिसोर्स का, तो वो खत्म होने की कगार पे वो आने की स्थिति हो जाती है कि वो खत्म भी हो सकते हैं। इफ़ पेट्रोलियम इज एक्सोटेड इंडस्ट्रीज विल शट डाउन। अगर जो पेट्रोलियम है अगर वो एक्सोटेड हो जाएगा तो जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो शट डाउन हो जाएगी। मतलब कि जो इंडस्ट्रीज है वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है पेट्रोलियम पर, जो जैसे कि हमने बात की अभी ट्रांसपोर्ट वगैरह की, तो वो जो है वो खत्म हो जाएगी, वो शट डाउन हो जाएगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विल बी अफेक्टेड एंड लाइफ विल बी कम टू ए स्टैंड स्टिल। तो जो है हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो इससे अफेक्ट होंगे, हमारी जो लाइफ है वो इससे अफेक्ट होगी, और ये जो है स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कि वो जो है वो रुक सी जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, when we balance the use of the resources with their availability and they conserve them for the future generations। मतलब जैसे हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, तो जब हम उनको कंजर्व करते हैं, उनको बचा कर रखते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम बचा कर रखें, जो हमारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए बचा कर रखें ताकि वो भी उस चीज़ को देख पाए, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Our earth has gifted us with the various natural resources and hence it is our moral responsibility to see that we balance the use of resources for the future। तो ये जो हमारी जो अर्थ है जिसने हमें बहुत सारे गिफ्ट जो है जो नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो हमें गिफ्ट में दी हैं, ऐसी चीज़ें हमें गिफ्ट में दी हैं,
तो ऐसी चीज़ों को हम जो है ऐसे सब्सटेंसेस को हम आगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारा जो है नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो हम जो है अपने जो एनवायरनमेंट में बैलेंस बनाकर रखें और ठीक है हमारे जो रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करके रखें फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ताकि जो है हमने जो रिसोर्सेज देखे हैं वो आगे नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है वो भी उसको देख सके। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू रिड्यूस कंजप्शन, रिसाइकल एंड द रीयूज द प्रोडक्ट। अब इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए हमें इस जो चीज़ें चाहिए होंगी वो क्या करना होगा हमें उसके लिए, देखो रिड्यूस, हमें रिड्यूस करना होगा। क्या रिड्यूस करना होगा? द कंजप्शन ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज द कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा शुड बी रिड्यूस बाय द यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द कारपूल टू गो टू द ऑफिस और स्कूल। जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, ठीक है, हम जो है उनको वापस से जो बना नहीं सकते या फिर उनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे जो रिसोर्सेज है उनको हम कम उसको यूज़ में लें। जैसे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि पेट्रोलियम है, ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है हमारे पास इसका जो है लिमिटेड स्टॉक है इसका, तो इस वजह से जो हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ में लें। जो कारपूल है ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए जो है हम सिंगल व्हीकल का यूज़ में लें। जैसे जो है हम इससे जो पेट्रोलियम है उसको थोड़ा सा सेव कर सके। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उसको कम से कम यूज़ में लेने के लिए उसको थोड़ा सा सोचे उसके बारे में, ताकि जो है आगे जो है वो हम इनको जो है थोड़ा सा प्रिजर्व करके उसको कंजर्व करके रख सके नेक्स्ट जनरेशन के लिए। फिर उसके बाद जो है रिसाइकल, certain products such as the old newspapers, magazines can be recycled into paper। रिसाइकिल करना, किसी चीज़ को दोबारा से जो है उसको रिसाइकलिंग करना, जैसे कि न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, जो है उनको पेपर बनाने के लिए वापस से उसको रिसाइकिल करना, वापस से उसको क्रिएट करना। तो जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इनको हम वापस जो है पेपर फॉर्म में, इसको कागज़ के रूप में इसको वापस से इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, इसको वापस से इसको यूज़ में ले सकते हैं बनाकर। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो एक पॉइंट है वो है रीयूज़। पेपर बैग्स एंड द क्लॉथ बैग्स शुड बी यूज सो दैट वी डोंट नीड ए न्यू बैग एवरी टाइम वी गो टू द मार्केट। तो जो रीयूज है, जैसे कि पेपर बैग वगैरह है, क्लॉथ बैग वगैरह, जैसे पहले टाइम में आपने देखा होगा घर के अंदर जैसे जो लोग थे वो जो है क्लॉथ बैग का उसको यूज में ले रहे थे, ताकि जो है बार बार जो है उसको वापस से उसको यूज में ले सके, ताकि जो हमें जो है एक नए बैग की बार बार उसकी जरूरत नहीं पड़े जब भी हम मार्केट जाएं। तो उसको रीयूज करना जो चीज़ है, जो जैसे कि पेपर बैग्स वगैरह, जो क्लॉथ बैग्स वगैरह है, हमें जो है उसको बार बार जो रीयूज करना चाहिए उसको।